इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 अर्थशास्त्र के ऑफिशियल सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है वो कुल 80 मार्क्स का होगा। इसमें कुल 34 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 40 नंबर की हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र और 40 नंबर की हमारी समष्टि अर्थशास्त्र आएगी। इस इकोनॉमिक्स के पेपर में हमारे टोटल 20 एमसीक्यू आएंगे, जिनमें से 10 हमारे माइक्रो में से और 10 हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से होंगे। तो आज की वीडियो में हम इन एमसीक्यू का सॉल्यूशन है उसी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू का सॉल्यूशन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब सीमांत उत्पादन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो कुल उत्पादन है वो घटने लग जाता है। इसे हम ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। इस ग्राफ के लिए हम दो बिंदु हैं वो बनाएंगे। पहले बिंदु तक ये ऐसे जाएगा टीपी कर, उसके बाद ऐसे, और इस बिंदु के बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। ये है हमारा टीपी, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन कर्व। एमसी कर्व इस पहले बिंदु तक अधिकतम होके इस दूसरे बिंदु से शून्य होकर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो जहां पर ये सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और उसके बाद कुल उत्पादन है वो हमारा घटना शुरू हो जाता है। तो पहले सवाल का सही जवाब है सी, घटना। क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लागत वक्र कौन सा होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, औसत स्थिर लागत वक्र है वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये नीचे ओ एक्स की तरफ बढ़ता जाता है, परंतु कभी भी ओ एक्स अक्ष को छूता नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का अर्थ है कि इस कर्व के किन्हीं दो बिंदुओं पर यदि हम कुल लागत और उत्पादन की मात्रा के गुणा करें तो हमें सदैव एक ही गुणनफल है वो प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, परिवर्ती अनुपात का नियम किससे संबंधित है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, परिवर्ती अनुपात का नियम है वो उत्पादन से संबंधित है। इसमें 3 नियम शामिल होते हैं: उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम, उत्पादन के समान प्रतिफल का नियम और उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम। इन तीनों नियमों को जब हम एक साथ इसकी व्याख्या करते हैं तब इसे कहा जाता है परिवर्ती अनुपात का नियम। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र है वो कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ एक्स के समानांतर। हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो हमारा ए आर होता है वही हमारा एम आर होता है, वही हमारा प्राइस होता है, और यही फर्म का डिमांड कर्व है वो होता है, यानी ओ एक्स एक्स के समानांतर। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय है वो समष्टि है, व्यापार चक्र ये भी समष्टि है, मुद्रास्फीति ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मांग का सिद्धांत का अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, औसत आगम वक्र को डैश कहते हैं? तो औसत आगम वक्र को फर्म का मांग वक्र भी कहते हैं। अभी अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा था। ये पूर्ण प्रतियोगिता में जो औसत आगम, वही सीमांत आगम, वही कीमत लाइन और वही हमारा डिमांड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पेप्सी और कोक डैश वस्तुएं हैं? तो पेप्सी एक वस्तु के स्थान पर जब दूसरी को प्रयोग किया जा सकता है तो उसे बोला जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट वस्तुएं। तो जैसे उदाहरण के लिए लक्स और हमाम, पेप्सी और कोक, इसी तरह चाय और कॉफी, तो ये हमारे प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण हैं। उत्पादन संभावना वक्र डैश होते हैं? उन्नतोदर और
नतोदर। ये हमारा काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये हमारे दो वक्र होते हैं, एक हमारा तटस्थता वक्र और एक होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। इनमें से एक उन्नतोदर होता है, एक नतोदर होता है। तो याद रखने के लिए उत्पादन के नए से स्टार्ट होता है हमारा नतोदर, तो उत्पादन संभावना वक्र है वो नतोदर होता है। आगे है हमारा अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न, अजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। ये इस टाइप के जो प्रश्न है वो इसी सेशन से इंक्लूड हुए हैं। तो हमने इनको सॉल्यूशन कैसे करना है, हम ऑप्शन ए देंगे यदि अजर्शन है वो ट्रू है, रीजन है वो भी ट्रू है, और जो रीजन तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। और ऑप्शन बी देंगे यदि वो सही स्पष्टीकरण नहीं हो। ऑप्शन सी जब अभिकथन सही हो परंतु रीजन गलत हो, और जब अभिकथन गलत हो और तर्क है, रीजन है वो सही हो। तो हमने इन दोनों कथनों को पढ़ना है और उनके बीच में कनेक्शन को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, औसत लागत वक्र है वो यू आकार का होता है। तो ये जो हमारा कथन है वो सही है। एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू आकार का होता है। परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। ये कथन भी हमारा सही है कि परिवर्ती अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम हमारे अल्पकाल में ही लागू होता है। परंतु इन दोनों कथनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी कि अभिकथन तथा तर्क दोनों सत्य है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि जो आपकी आंसर की है उसमें ये ऑप्शन ए दिया गया है, परंतु मेरे हिसाब से इसका जो जवाब है ऑप्शन बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन गिफन वस्तुएं मांग का नियम का अपवाद होती है। ये अभिकथन हमारा बिल्कुल सही है। पूर्ति वक्र का ढलान है वो धनात्मक होता है। पूर्ति वक्र का जो ढलान हम देखते हैं तो वो धनात्मक होता है। तो कथन हमारा ये भी सही है, परंतु ये दोनों जो कथन है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जवाब है वो आएगा हमारा बी, ऑप्शन बी की भी अभिकथन है वो सही है, तर्क है वो सही है, परंतु जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैक्रो इकोनॉमिक्स में से है ये, आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो जो हमारा आय का चक्रीय प्रवाह है उसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इस प्रवाह में वृद्धि करते हैं, उन्हें इंजेक्शन बोला जाता है। इसी तरह कुछ एक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इस प्रवाह में जो कमी आती है उन्हें हम रिसाव या लीकेज कहते हैं। तो रिसाव में किसे शामिल किया जाता है, रिसाव में शामिल किया जाता है बचत को, आयात को। इसी तरह इंजेक्शन में शामिल किया जाता है निवेश को और निर्यात को। इसके अलावा और भी तत्व होते हैं। तो फिलहाल इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव कौन होता है, ऑप्शन डी हमारा बचत है वो एक रिसाव होता है, लीकेज होती है। 19 का है निवल निवेश। निवल शब्द का अर्थ होता है हमारा शुद्ध। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है, तो सकल निवेश में से यदि हम घिसावट को घटा दें तो वो हमारा निवल निवेश है वो आ जाता है, यानी ऑप्शन ए है वो हमारी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय में घरेलू सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। घरेलू सेवा अर्थात एक गृहिणी द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य। हस्तांतरण आय को भी शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण आय को हम एक पक्षीय हस्तांतरण के रूप में भी बोल सकते हैं, जैसे छात्रवृत्ति है, बुढ़ापा पेंशन है। इसी तरह मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल नहीं किया जाता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आसान सवाल है, ऑप्शन ए
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वित्त वर्ष किस तिथि को प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 23, लाभांश का एक भाग होता है। लाभांश किसका भाग होता है? लाभांश है वो हमारा लाभ का एक भाग होता है। इसमें लाभ में हम लाभांश, अवितरित लाभ आदि को शामिल करते हैं। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। याद रखिए, जब किसी एक वस्तु के कीमत स्तर का अध्ययन किया जाए तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, जबकि सामान्य कीमत स्तर, जर्नल प्राइस लेवल का अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक घाटा बराबर है डैश माइनस ब्याज का भुगतान। तो इसका सही जवाब है राजकोषीय घाटा, यानी कि प्राइमरी डेफिशिएट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसा हमने बताया था, अगले दो क्वेश्चन हमारे फिर से अभिकथन वाले, तो हम पहला पढ़ते हैं 26 का अभिकथन। M3 M1 की तुलना में विस्तृत धारणा है। ये बिल्कुल सही है। M1 वो सबसे संकुचित धारणा होती है और M4 बढ़ते क्रम में सबसे विस्तृत धारणा होती है। तो M3 M1 की तुलना में विस्तृत होती है। इसका रीजन है केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। तो हमारा कथन ये भी सही है, परंतु इन दोनों अभिकथन और तर्क के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी, कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य है, परंतु जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन है बैंक दर मौद्रिक नीति का एक भाग है। तो जो आरबीआई द्वारा नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। तो मात्रात्मक में हम बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसी तरह हम ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब को शामिल करते हैं। जबकि गुणात्मक में हम नैतिक प्रभाव, ऋण की सीमांत आवश्यकता इत्यादि को शामिल करते हैं। तो बैंक दर मौद्रिक नीति का एक भाग है, कथन हमारा सही है। कर मौद्रिक नीति का एक भाग है। कर मौद्रिक नीति का भाग नहीं होता, बल्कि ये राजकोषीय नीति का भाग होता है। तो हमारा अभिकथन है वो सही है, तर्क है वो हमारा गलत है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकथन सही परंतु तर्क है वो असत्य है। तो इस तरीके से ये हमारे हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 अर्थशास्त्र के ऑफिशियल सैंपल पेपर के एमसीक्यू का सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। बहुत ही जल्द इसके हम बाकी प्रश्नों के उत्तर तथा और भी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।